नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर यानी कि जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है, इसीलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे जो आपका यूजीसी नेट के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है, जो उसका फर्स्ट पेपर है, जो कि आप सभी को पता होगा कॉमन पेपर होता है। और यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखें, जिसमें हम आज के वीडियो में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उच्च शिक्षा संस्थान में अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियाँ। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि जो हमारी शिक्षण विधियाँ जो है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन विधि होती है। जैसे कि आपका होता है टीचर सेंटर मेथड, स्टूडेंट सेंटर मेथड। ये दो तो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वर्तमान में दो विधियाँ और है जिसको हम लोग ऑनलाइन मेथड और ऑफलाइन मेथड के नाम जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी विधियाँ, इन टोटल के बारे में हम बस एक वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जिस तरीके से जो है आपके मन में होगा शिक्षण विधि किसे कहते हैं, जो टेक्निक होता है पढ़ाने का। ये तो इसमें आप लिखेंगे कि जिस तरीके से एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करते हैं उसे ही हम शिक्षण विधि कहते हैं। यानी कि हम इस वीडियो में आप सभी को पढ़ा रहे हैं तो ये मेरी क्या है, एक शिक्षण विधि है। तो जिस तरीके से कोई भी शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को या अपने विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करते हैं या कुछ बताते हैं, तो उसी तरीके को हम लोग, उसी विधि को हम लोग शिक्षण विधि कहते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में जो है निम्नलिखित 4 विधियों का जो है उपयोग किया जाता है। कौन कौन विधि का उपयोग किया जाता है? पहला आपका होता है शिक्षक केंद्रित विधि, यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड। पहला लिखेंगे, पहला विधि है शिक्षक केंद्रित विधि। दूसरा होता है विद्यार्थी केंद्रित विधि, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। और तीसरा होता है ऑनलाइन मेथड और चौथा होता है ऑफलाइन मेथड। तो ये 4 विधियां हैं जो मुख्य तौर पर जो है किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में उपयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। यानी कि ये वीडियो भी आप अपने मोबाइल, पीसी या लैपटॉप में देख रहे हैं तो इसमें क्या है, ये ऑनलाइन मेथड, यानी कि ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो आपका 2 विधि है, यानी कि टीचर सेंटर मेथड और स्टूडेंट सेंटर मेथड। ये क्या होता है, इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए शिक्षक केंद्रित विधि, यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड। पहला के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, बात करते हैं। क्योंकि आप जो है इस वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे ताकि आप यूजीसी नेट और जेआरएफ को बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर सकें। यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जो कि मेरे ब्लॉग स्पॉट का लिंक है। उसमें इस वीडियो का कंप्लीट नोट्स, यानी कि जो आपका टॉपिक है उच्च शिक्षा संस्थान में अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियाँ का कंप्लीट नोट्स जो है अपलोड किया गया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं टीचर सेंटर मेथड, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है शिक्षक मुख्य होते हैं और विद्यार्थी गौण होते हैं। इस विधि में क्या होता है, ये टीचर सेंटर है, यानी कि इसमें टीचर का क्या जाता है, टीचर को मुख्य रखा जाता है। मेन टीचर होते हैं, विद्यार्थी गौण होते हैं। यानी कह सकते हैं कि प्राइमरी में आपके शिक्षक होते हैं और सेकेंडरी में विद्यार्थी होते हैं। ये क्या होता है, यह वर्णात्मक प्रकार की होती है, यानी कि यह डिस्क्रिप्टिव प्रकार का होता है आपका टीचर सेंटर मेथड। इसमें केवल मौखिक संप्रेषण होता है। टीचर सेंटर मेथड में क्या होता है, मौखिक संप्रेषण होता है, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन होता है, केवल मौखिक बातचीत होती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है औपचारिकता की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि यह पूरी तरह से एक शिक्षक पर आश्रित होता है। इसमें विद्यार्थी गौण होते हैं, टीचर अपने अनुसार अपने इच्छा से बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है विद्यार्थी केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं।
निष्क्रिय यानी कि उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है, ये पूरी तरह से आपके शिक्षक पर निर्भर करता है। शिक्षक विद्यालय में आएंगे, पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। विद्यार्थी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे कोई भी शिक्षक को क्या होता है मतलब नहीं रहता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यह क्या होता है, मेन प्राइमरी आपके टीचर होते हैं। जैसे मैंने कहा है कि यह इसमें शिक्षक मुख्य होते हैं और विद्यार्थी गौण होते हैं। विद्यार्थी केवल एक निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। निष्क्रिय श्रोता, जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल बैठ कर सुनते रहते हैं, उनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। और जो मंच पर जो गायक होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी कला दिखाते रहते हैं। उसी तरह क्या होते हैं, शिक्षक इसमें मुख्य होते हैं। शिक्षक ही बोलेंगे, विद्यार्थी को इसमें कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं रहती है। चलिए आगे इसमें लिखेंगे, और शिक्षक सक्रिय रहता है। इसमें विद्यार्थी के विचार, सृजनात्मकता इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बस टीचर ही एक्टिव रहते हैं। टीचर क्लास में आएंगे, लेक्चर देंगे, व्याख्यान देंगे और चले जाएंगे। जो विद्यार्थी के जो आइडिया हैं, जो विद्यार्थी के विचार हैं, उनकी जो सृजनात्मकता शक्ति है, उसका कोई भी स्थान इसमें नहीं होता है। इसमें केवल जो है स्मृति स्तर एवं पुनः स्मरण पर ध्यान देते हुए विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक स्तर का ही ज्ञान दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल जो है स्मृति स्तर यानी कि जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं या उनको उस विषय में थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज है, उसी को बस बताते हुए उनके ज्ञान में और वृद्धि की जाती है। चलिए आगे हम जानते हैं इसमें कि शिक्षक केंद्रित विधि में जो है निम्नलिखित विधियों को जो है सम्मिलित किया जाता है। जब हम टीचर सेंटर मेथड की बात करते हैं तो इसमें और भी कई सारी विधियां जिसे सम्मिलित किया गया, जिसे हम लोग कहते हैं लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड और हिस्टोरिकल मेथड। यानी कि आपका जो टीचर सेंटर मेथड है, इसके अंदर भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कौन कौन होते हैं? पहला होता है लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि। दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, हिंदी में इसे कहेंगे प्रदर्शन विधि। तीसरा आपका होता है टेक्स्ट बुक मेथड, टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक विधि। और चौथा का होता है हिस्टोरिकल मेथड। यानी आपको याद रखना है कि टीचर सेंटर मेथड में क्या होता है, टीचर ही सर्वोपरि होते हैं, विद्यार्थी इसमें गौण होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इस टीचर सेंटर मेथड को जो है 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन 4 भाग है? पहला आपका है व्याख्यान विधि, दूसरा है प्रदर्शन विधि, तीसरा है पाठ्य पुस्तक विधि और चौथा आपका है हिस्टोरिकल मेथड यानी कि ऐतिहासिक विधि। चलिए क्या हम इसे भी समझते हैं। पहला आप लिख लीजिए लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है, जब शिक्षक विषय वस्तु की सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रस्तुति छात्रों के समक्ष मौखिक रूप से रखता है तो छात्र उसे सुनकर बिना किसी तर्क के सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। इस विधि को हम लोग व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड कहते हैं। व्याख्यान विधि क्या है? प्राचीन भारतीय पद्धति है। इस विधि से प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को आश्रम में रखकर उच्च शिक्षा प्रदान किया करते थे। इस विधि में शिक्षक यह मानकर चलता है कि विद्यार्थियों को सिखाई जा रही विषय वस्तु को विद्यार्थी समझने की योग्यता रखता है। यानी आपके लेक्चर मेथड में क्या होता है, व्याख्यान विधि में, व्याख्यान विधि में जो है शिक्षक छात्रों के समक्ष जो है सुव्यवस्थित ढंग से यानी कि क्रमबद्ध तरीके से मौखिक रूप में बस उन्हें चीजें बता दी जाती है, जिसे जो है विद्यार्थी सुनकर सहज स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि जो आपका सेमिनार होता है उसमें क्या होता है, उसमें बस व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड से ही पढ़ाई की जाती है। यानी कि टीचर वहाँ बताते हैं और स्टूडेंट सुन करके उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। यह विधि जो है बहुत पुरानी विधि है। प्राचीन भारत में भी इसी पद्धति से विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है। यानी गुरु उनको क्या करते थे, पढ़ाते थे और बच्चे उसे सुन करके उसे सहज स्वीकार कर लेते थे, यानी कि उसे सीख लेते हैं।
जब हम लेक्चर मेथड के गुण की बात करते हैं, आप लिखेंगे लेक्चर विधि के गुण, यानी कि व्याख्यान विधि के गुण। गुण क्या क्या है? उसका पहला गुण यह है कि यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये तो आपको याद रखना, जब भी हम लेक्चर मेथड की बात करते हैं तो किसके लिए होता है? लेक्चर मेथड जो है केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यानी जो हाई क्लास में बच्चे होते हैं, जैसे कि अभी आप लोग हैं, आप लोग पीजी करने के बाद यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ये क्या होता है? सूटेबल रहता है, क्योंकि आप इतनी तैयारी कर लिए हैं कि आप लेक्चर मेथड से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए इस विधि क्या होता है? इस विधि का पहला गुण यह है कि यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। ठीक है। दूसरा गुण इसका क्या है? दूसरा गुण यह है कि यह समय, परिश्रम एवं धन की दृष्टि से भी कम खर्चीला होता है। कोई इसमें खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही आपके व्हाइट बोर्ड की आवश्यकता है, ना ही मार्कर की आवश्यकता है। बस हम क्लास में जाएंगे और लेक्चर दे देंगे, आप उसको सुन करके आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या होता है इसमें? कम परिश्रम भी लगता है और धन की दृष्टि से भी ये कम खर्चीला होता है। और इसका फायदा क्या है? इसके द्वारा एक समय में विद्यार्थियों के बड़े समूह को भी शिक्षण दिया जा सकता है। यानी कि यदि मेरे सामने या तो 100 विद्यार्थी हो या 1000 विद्यार्थी हो, सभी विद्यार्थियों को एक बार में ही सभी को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। यानी विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को भी आप एक बार में शिक्षित कर सकते हैं, उन्हें ज्ञान दे सकते हैं। इस विधि का यह भी एक गुण होता है। और एक और गुण आप लिख लेंगे इसमें कि यह विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करता है। जब इसका गुण है तो इससे कुछ अवगुण भी होते हैं। आप सभी जानते हो कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सभी का यदि कुछ गुण है तो उसका कुछ अवगुण भी है। तो हमने लेक्चर मेथड के गुण के बारे में तो बात कर लिया, अब हम बात करते हैं इसके अवगुण के बारे में, यानी इसके दोष के बारे में। तो आप लिखेंगे व्याख्यान विधि के दोष। पहला दोष है ये, जैसे मैंने कहा है कि ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। ये गुण इसका हो गया। जब उच्च कक्षाओं के लिए यह उपयोगी है तो इसका अवगुण क्या होगा? इसका अवगुण यह है कि यह निम्न कक्षाओं के लिए अनुपयोगी होता है। यानी आप लो क्लास में, जैसे कि आपका जो निम्न क्लास है, जैसे कि आपका प्राइमरी क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया, उस क्लास में आप इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस विधि यानी कि लेक्चर मेथड का अवगुण क्या है? दोष क्या है इसका? इसका दोष यह है कि यह निम्न कक्षाओं के लिए अनुपयोगी होता है। ठीक है। चलिए दूसरा इसका अवगुण लिख लेंगे आप कि इसमें अधेयता, निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं तथा यह विधि करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना करता है। करके सीखना सिद्धांत क्या होता है? यानी कि कोई चीज हम करके सीखते हैं तो हमारा सिद्धांत होता है, जैसे कि हम प्राइमरी क्लास में या फिर मिडिल क्लास में आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? आप बच्चों को होमवर्क देते हैं, उन्हें टास्क दे देते हैं, आप कुछ पढ़ाते हैं और उससे संबंधित उन्हें टास्क देते हैं, यानी कि आप उन्हें करके आपको होमवर्क पूरा करना है, जिससे क्या होता है? विद्यार्थी करके सीखते हैं। लेकिन लेक्चर विधि में ऐसा नहीं होता है। लेक्चर मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें करके सीखना जो सिद्धांत है उसकी अवहेलना होती है। इसमें बस जो श्रोता होते हैं वो क्या होते हैं? निष्क्रिय बने रहते हैं। चलिए इसका अगला अवगुण लिखेंगे आप कि इसमें अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करना पड़ता है किसी भी चीज़ों को समझने के लिए, जो सभी विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं होता है। लेक्चर मेथड में क्या होता है? यदि कोई लेक्चर दे रहा है, यदि हम आपको बता रहे हैं लेक्चर मेथड से यदि हम आपको पढ़ाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है किसी चीज़ों को समझने के लिए। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, यदि इसको स्किप करके आप देखेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाए, क्योंकि आपको एक एक चीज़ों को सुनना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि ध्यान से नहीं देखते हैं तो क्या करेंगे? आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। उसी तरह लेक्चर मेथड में क्या होता है? लेक्चर मेथड में जो टीचर होते हैं वो लगातार पढ़ाते हैं, क्योंकि ये हाई क्लास के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए है। तो इसके जब हम डिमेरिट की बात करते हैं, इसके दोष की बात करते हैं, तो दोष में आप ये लिखेंगे कि इसमें
अधिक समय तक जो है ध्यान केंद्रित करना पड़ता है किसी भी चीज़ों को समझने के लिए, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं हो पाता। यानी कि सभी विद्यार्थी जो हैं बहुत देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। जो विद्यार्थी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा उसे जो है लेक्चर मेथड के द्वारा दी गई शिक्षा उसे ग्रहण नहीं हो पाएगी, वो सीख नहीं पाएगा। चलिए एक और इसका गुण आप लिख लीजिए, इसमें अंतिम है ये, इसमें सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान पर नहीं। यानी इसमें हम बस सैद्धांतिक ज्ञान सीखते हैं, सुन करके सीखते हैं, व्यवहारिक ज्ञान पर हमें विशेष बल इसमें नहीं दिया जाता है। चलिए लेक्चर मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड आपका, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में क्या होता है, इसमें आप सभी लिखेंगे कि इस विधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाए जा रहे तथ्यों और सिद्धांतों को समझाने के लिए विभिन्न क्रियात्मक गतिविधियां या दृश्यात्मक चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जिस तथ्यों पर व्याख्यान दिया जा रहा है उससे संबंधित चित्र या डायग्राम विद्यार्थियों को दिखाया जाता है और फिर व्याख्यान दिया जाता है। जैसे कि ये नाम से स्पष्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि। हम इसमें क्या करते हैं, जो चीज़ पढ़ाते हैं, जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, वो क्या कहता है, वो विद्यार्थियों के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाता है। कि मान लीजिए कि हम डस्टर के बारे में बता रहे हैं, तो जैसे मेरा भाई डस्टर है, इसे काम कैसे काम है, किस चीज़ को मिटाना, ठीक है ना। तो यदि हम इसके बारे में बताएंगे तो इसको हम सामने रख करके बताएंगे, यानी चीज़ों को दिखा करके दृश्य रूप में बताएंगे कि देखो ये डस्टर है, इसका काम होता है मिटाने, की चीज़ों को मिटा करके हम चीज़ों को बताएंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि चीज़ों को आप क्या करते हैं, सामने दिखा करके उसके बाद उसे बताते हैं, ठीक है ना। चलिए इस विधि के यदि हम गुण की बात करें तो इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी चीज़ें क्या होती है, आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे थे, हम मार्कर के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ा रहे हैं छोटे क्लास के बच्चों को जिसने कभी मार्कर देखा ही नहीं है, आप उसे मार्कर के बारे में बता रहे हैं, तो आप मार्कर के बारे में भले कितना भी लेक्चर दे दें, यदि हम साथ में उसको दिखाएंगे, देखो बेटा ये मार्कर है, इसका काम होता है लिखना, इससे हम लोग कुछ भी चीज़ लिखने का काम करते हैं, तो हम मार्कर दिखा करके लिख कर बताएंगे तो चीज़ें आसानी से बच्चे समझ लेंगे। इसलिए कहा था यह क्या होता है, यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है, इसका पहला गुण है, ठीक है ना। चलिए दूसरा गुण आप लिखेंगे कि इसमें क्रिया आधारित विधि होती है, यानी कि एक्शन बेस्ड मेथड होता है ये, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं उसे हम सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सामने प्रस्तुत करके उसके बारे में हम बच्चों को बता रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कि यह एक्शन बेस्ड मेथड होता है, यानी कि क्रिया आधारित ये विधि होती है। इस विधि का एक और गुण क्या है, इसमें जो है कठिन तथ्यों को समझाने में भी आसानी होती है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं बच्चों को, यदि उसके हम सामने प्रस्तुत करते तो चीज़ें क्या होती है, आसानी से आपको समझ में आ जाती है। तो जो भी कठिन तत्व है, जो भी हार्ड आपका टॉपिक है जिसे कि विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हैं, यदि उसको हम सामने प्रस्तुत करते हैं तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती है। इसका एक और गुण है, और वो गुण यह है कि यह प्रत्येक स्तर पर उपयोगी होता है, साथ ही साथ कम खर्चीला भी होता है और इसमें समय की भी बचत होती है। यानी कि जो चीज़ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यदि आप उसको कई बार बताएंगे तब चीज़ें बच्चे को समझ में आएगी, लेकिन यदि आप उस चीज़ों को सामने प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाते हैं, प्रदर्शन विधि के द्वारा पढ़ाते हैं, तो चीज़ें क्या हो जाती है, बच्चों के लिए समझना आसान हो जाती है, वो आसानी से चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे कि आपका लेक्चर मेथड का कुछ गुण भी था तो कुछ उसके दोष भी थे, उसी तरह आपके डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के भी कुछ यदि गुण भी हैं तो कुछ इसके अवगुण भी, यानी कुछ दोष भी हैं। तो आप लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अवगुण या इस विधि के दोष।
इसका दोष क्या है? पहला दोष लिखेंगे या करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना करता है, यानी कि लर्न बाय डूइंग सिद्धांत इसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? करते नहीं हैं, आप उन्हें सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसमें इसका दोष में आप लिखेंगे कि यह करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना करता है। विद्यार्थी, दूसरा लिखेंगे इसमें आप कि विद्यार्थी केवल रुचिकर प्रदर्शन में ही सक्रिय रह सकते हैं। ये भी एक दोष हो सकता है कि जो चीज़ आप बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हो सकता है कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट ना हो, या बस वो उसी चीज़ में इंटरेस्ट या उसी चीज़ में सक्रिय रहे कि जिसमें उसको मन लगता है, उस चीज़ को नहीं समझ पाए जो कि चीज़ें उसमें उसको मन ही नहीं लगता है। तो इसलिए कहा गया कि यह क्या होता है? विद्यार्थी केवल इसमें रुचिकर प्रदर्शन में ही सक्रिय रहते हैं कि एक्टिव रहते हैं। चलिए इसका एक और अवगुण लिखिए कि इसमें शिक्षक ही सभी कार्य करते हैं, अतः यह शिक्षक केंद्रित विधि है। ये क्या है? ये टीचर सेंटर्ड मेथड। आप देखे होंगे ये क्या है? स्टूडेंट का नहीं है, टीचर सेंटर्ड मेथड का दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि इसमें एक शिक्षक के द्वारा ही, एक टीचर के द्वारा ही सारे कार्यों को संपन्न किया जाता है। ठीक है ना? तो इसे आप कहेंगे ये क्या होता है? एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। ठीक है ना? चलिए अगला इसका गुण लिखेंगे आप, इसमें जो है व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन की अवहेलना की जाती है। यहाँ सभी स्तर के विद्यार्थी एक गति से ही विकास करते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत है, जैसे कि आपको याद होगा पिछले बार के नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि यदि आपके क्लास में मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के विद्यार्थी हैं तो कौन सी विधि का आप प्रयोग करेंगे? उसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया था। एक ऑप्शन था ऑनलाइन मेथड, एक था आपका स्टूडेंट सेंटर मेथड, टीचर सेंटर मेथड। तो इन तीनों में से आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? देखिए अगर आप टीचर सेंटर मेथड दिया है तो भी ये चारों विधि उसके अंदर आ जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर ये दे दिया है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, हिस्टोरिकल मेथड और ऑनलाइन मेथड, चार ऑप्शन दे दिया है, तो आपसे पूछेगा कि आप कौन से विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लेक्चर मेथड के बारे में बताया, तो ये क्या होता है? इस विधि का तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि ये बस उच्च कक्षाओं के लिए होता है। और इसमें क्या होता है? वही विद्यार्थी सीख पाते हैं जो कि पहले से कुछ जान रहे हैं। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके क्लास में निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग यानी कि उच्च ज़्यादा जानने वाले बच्चे बैठे हैं, तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? ये तो होगा नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी नहीं हो सकता है, और तो आपका जो है टेक्स्ट बुक भी नहीं होगा। आपका क्या होगा वहाँ पर? ऑनलाइन मेथड होगा। ठीक है ना? आपका आंसर हो जाएगा ऑनलाइन मेथड। हम ऑनलाइन मेथड में पढ़ाएंगे तो बच्चे, जितने तरह के बच्चे हैं सब आसानी से उसे सीख लेंगे, समझ लेंगे। चलिए एक और इसका अवगुण लिख लीजिए, वो लिखिए कि प्रदर्शन से पूर्व तैयारी न होने से या उपकरण खराब हो जाने की स्थिति में जो है शिक्षण कार्य प्रभावित हो जाता है। क्योंकि ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, इसमें हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं पूरा मेरे पास मटेरियल होना चाहिए। यानी कि आपको क्लास लेने से पूर्व आपको पहले पूरी तैयारी कर लेनी है। जैसे कि ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं तो पहले पूरी तैयारी किए थे, यानी कि जितना भी आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, जो भी हमारा शिक्षा संस्थान में जो शिक्षण विधि अपनाई जाती है उसके बारे में हमने तैयारी किया था, तब आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसी तरह जब हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाते हैं तो हमें पढ़ाने से पूर्व जो है पूरी तैयारी करनी होती है कि किस विषय में हमको क्या चीज़ बच्चों को दिखाना है, उपकरण कौन कौन से, यदि कारण कभी किसी वजह से उपकरण खराब हो जाए, टूट फूट जाए तो शिक्षण कार्य भी इससे क्या होता है? इससे प्रभावित होता है। यह आपका एक अवगुण हो गया। चलिए टीचर सेंटर मेथड का तीसरा आपका है टेक्स्ट बुक मेथड, यानी कि पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि क्या होता है? यानी कि शिक्षक जो है बुक को देख करके पढ़ाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पाठ्य पुस्तक विधि।
यह जो है सबसे सरल विधि है। इसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों का ही परिश्रम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तथा कक्षा में सभी स्तर के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जाता है। इस विधि में जो है शिक्षण कार्य पाठ्य पुस्तकों की सहायता से की जाती है। इस विधि में क्या होता है, शिक्षक आते हैं, साथ में अपने साथ वो टेक्स्ट बुक भी लेते आएंगे और टेक्स्ट बुक को देख करके उसे रीडिंग करते हैं, टेक्स्ट बुक को देख करके पढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है, शिक्षक का लोड पूरा कम हो जाता है। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या हो रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आपको पूरी तैयारी करनी पड़ रही थी, लेक्चर मेथड में आपको तैयारी करना पड़ रहा था, लेकिन टेक्स्ट बुक मेथड में आपको कुछ भी तैयारी नहीं करनी पड़ती है। यानी कि आप किताब लेकर आए, किताब ओपन किए और उसे देखकर पढ़ना शुरू कर दिए। इसमें एक शिक्षक का जो है क्या हो जाता है, कार्य आसान हो जाता है। यदि हम पाठ्य पुस्तक विधि के गुण की बात करें, यानी कि टेक्स्ट बुक मेथड के यदि हम गुण की बात करते हैं, तो गुण में आप लिखेंगे कि विद्यार्थी में स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी का विकास होता है। जब हम पाठ्य पुस्तक से पढ़ाएंगे तो क्या होता है, बच्चे भी जो है अपने पाठ्य पुस्तक में देखते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी का विकास होता है। इसमें जो है समय, श्रम एवं धन यानी कि टाइम, लेबर एंड मनी की जो है सेविंग होती है, यानी कि बचत होती है। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का भी विकास होता है तथा वे सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। एक्टिव इसलिए रहते हैं कि जैसे कि टीचर पढ़ा रहे हैं, बुक से पढ़ा रहे हैं, टेक्स्ट बुक विधि से, बच्चे भी टेक्स्ट बुक में अपना देख रहे हैं, यानी कि वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनकी भी स्मरण शक्ति का विकास होता है। यहाँ पर मुझे घटना याद आ रही है, जो कि जब मेरे क्लास में, जब हम 8 या 9 में थे, उस समय जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे, बिहार के क्लास में, बिहार के स्कूलों में आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश की पढ़ाई कैसे होती है। टीचर जो मेरे सर आते थे वो क्या करते थे, इंग्लिश की किताब लेकर आते थे और किताब ओपन कर दिए और जो किताब में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसे वो देख कर पढ़ते थे, और हम सभी को भी कहते थे कि तुम लोग भी उसमें देखो, यानी कि टीचर भी पढ़ रहे हैं और हम लोग भी उसमें मिला रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जो उसका हिंदी होता था वो हिंदी भी हम लोग को बताते आते थे, और हम लोग कहते थे कि देखो इसका हिंदी भी तुम लोग अपने कॉपी में लिखते जाओ। यानी कि क्या होता है, वहाँ पर पाठ्य पुस्तक विधि से पढ़ाते थे, वो टेक्स्ट बुक मेथड से पढ़ा रहे थे। वो टेक्स्ट बुक रीडिंग करते थे, हम उसे मिलाते थे कि उससे फायदा क्या होता कि किस शब्द का उच्चारण कैसे करना है, इसका विकास होता था, और साथ ही साथ वर्ड मीनिंग भी विद्यार्थियों को याद होते जाता था। यानी कि आप कहते हैं कि विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का भी इसमें विकास होता है, वो एक्टिव रहते हैं, सारे बच्चे एक्टिव रहते थे, सब अपने किताब में लगे हुए हैं, किताब में देख रहे हैं, लिख रहे हैं उसे। तो इस विधि का ये गुण होता है। चलिए इस विधि के हम कुछ अवगुण की बात कर लेते हैं, यानी कि दोष की बात करते हैं। तो दोष में आप लिखेंगे कि यह मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट दोनों के दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जाता है। यानी कि टेक्स्ट बुक मेथड को जो है साइकोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दोनों के दृष्टिकोण से जो है इसे उचित नहीं माना गया। इसका पहला गुण है। दूसरा गुण में आप लिखेंगे कि विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति पनपती है, क्योंकि जब बच्चे क्या करेंगे, किताब देख देख कर पढ़ेंगे तो उनमें रटने की प्रवृत्ति आएगी, वो किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, बस याद कर लेंगे। आपके बहुत ऐसे मित्र होंगे जो किसी चीज़ को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो रटने की प्रवृत्ति इसे ऐसे ही विद्यार्थियों के अंदर पनपती है। यदि शिक्षक के द्वारा जो है टेक्स्ट बुक मेथड के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उनके विद्यार्थियों के अंदर रटने की प्रवृत्ति जो है पनप जाएगी। तो उसका डिमेरिट में आप ये लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों के अंदर जो है रटने की प्रवृत्ति पनपती है। अगला इसका अवगुण में आप लिखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल वेरिएशन के सिद्धांत की अवहेलना होती है। सभी विद्यार्थी एक ही पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते हैं। जो इंडिविजुअल वेरिएशन है यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता जो है उस सिद्धांत की भी इसमें टेक्स्ट बुक मेथड में अवहेलना होती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं किसी चीज़ को,
आप सभी ने भी नोट किया होगा, यदि रटने की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर रहेगी तो शिक्षक जो लिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, बच्चे उसे रट लेते हैं। और जब एग्जाम में जब क्या करेंगे, उसको लिखना शुरू करेंगे तो सबके आंसर में, सबके उत्तर में एक ही चीज़ लिखा रहेगा। यानी कि जितने बच्चे हैं सबके आंसर में एक ही चीज़ लिखा मिलेगा। यानी कि उनके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल वेरिएशन नहीं आता है, वो रट लेते हैं और एक ही आंसर जो है सभी की किताबों में लिखा हुआ मिलता है। चलिए एक और हम अवगुण इसमें लिख लेते हैं। आप इसमें लिखेंगे कि पाठ्य पुस्तक एक उद्देश्य प्राप्ति का साधन होता है, लेकिन इस विधि में शिक्षक उसे साध्य मान लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। टेक्स्ट बुक क्या होता है, जो भी हम किताब यदि पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ाएं, जो हमारा टेक्स्ट बुक होता है वो एक साधन होता है, रिसोर्सेज होता है हमारे लिए। लेकिन इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जो टीचर जो होते हैं उसे साध्य बना लेते हैं, उसे प्रैक्टिकेबल बना लेते हैं। यदि हम यही आपको विषय पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक आपको बता रहे हैं, इसके लिए हमने क्या किया, टेक्स्ट बुक से मदद लेकर के मैटर निकाले, उसे हमने साध्य के रूप में लिया है। लेकिन जब हम टेक्स्ट बुक मेथड से यदि आपको पढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो प्रैक्टिकेबल हो जाता है, यानी कि वो साध्य बन जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि पाठ्य पुस्तक एक उद्देश्य प्राप्ति का साधन होता है, लेकिन इस विधि में शिक्षक उसे साध्य मान लेते हैं। चलिए एक और इस विधि का अवगुण लिख लीजिए, वो है कि इस विधि में केवल सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक ज्ञान नहीं। चलिए आज के वीडियो के हम अंतिम बिंदु की बात करते हैं, वो है आपका हिस्टोरिकल मेथड। चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आज से क्लास में बस टीचर सेंटर मेथड के बारे में बात करें। बाकी जो आपके तीन है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर मेथड, ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसके बारे में हम इस वीडियो के भाग 2 में बात करेंगे, यानी कि दूसरे भाग में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल मेथड, यानी कि ऐतिहासिक विधि। इसमें आप सब लिखेंगे कि इस विधि में प्रत्येक विषय वस्तु में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक तथ्य जुड़े रहते हैं, जिससे प्रभावी शिक्षण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। यह शिक्षण का एक प्रभावी एवं मनोरंजक तरीका है, जो छात्रों को सदैव पसंद आता है। यानी कि यदि आप मेरी बात करेंगे अगर, तो टीचर सेंटर मेथड की जो 4 विधि है, इन 4 में से यदि सबसे बढ़िया विधि की बात करें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या है, वो है हिस्टोरिकल मेथड। हो सकता है कि सबका व्यू अलग अलग हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हिस्टोरिकल मेथड जो है मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया विधि है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस विधि में जो है प्रत्येक विषय वस्तु से, जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं उसका एग्जाम्पल हम कुछ ना कुछ ऐतिहासिक तथ्यों से देते हैं, जिससे कि क्लास में क्या होता है, एक मनोरंजन का माहौल रहता है और छात्र इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। यदि इसे और भी हम साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो आप इसमें लिखेंगे कि इस विधि में शिक्षक तथ्यों को समझाने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं को बताता है और उसे उस तथ्यों से उसे जोड़कर समझाते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को आसानी से तथ्य समझ में आ जाता है, वो भी रोचकता के साथ। यानी क्या होता है इसमें, हिस्टोरिकल मेथड में जो चीज़ें हम बता रहे हैं, जो चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, उसको क्या करेंगे, हम किसी ऐतिहासिक घटना से जोड़ देंगे। और जब हम उसे ऐतिहासिक घटना से जोड़ करके बताएंगे तो विद्यार्थियों के लिए क्या होगा, वो आनंददायक हो जाएगा, रोचक हो जाएगा और आसानी से उसे समझ भी लेंगे, वो भी रोचकता के साथ। क्योंकि आप सभी जानते होंगे, जिस विषय में आपको मन नहीं लगता है, जो विषय आपको बोरिंग लगता है, यदि उस विषय को हम किसी ऐसे विषय के साथ जोड़ दें जिसमें रोचकता हो, तो क्या होता है, वो पढ़ने में भी हमें मन लगने लगता है, इंटरेस्ट में जागृत हो जाता है। तो हम आज के क्लास में जो है मेन 4 के बारे में बात करते हैं, कि लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड और हिस्टोरिकल मेथड। इन 4 के बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में चर्चा की है। चूँकि ये वीडियो आधे घंटे से ऊपर का हो चुका है, इसीलिए हम अगले वीडियो में जो है स्टूडेंट सेंटर मेथड, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित विधि और ऑनलाइन मेथड और ऑफलाइन मेथड के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे।
यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको कोई भी समस्या हो यूजीसी नेट से संबंधित या जिस टॉपिक का आपके पेपर कोड 1 जो है आपका जनरल पेपर, इससे कोई भी आपको टॉपिक में यदि कोई समस्या हो तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जो है उस टॉपिक से संबंधित वीडियो आपको प्रदान किया जाए। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।